भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। तो सास की तो एक बड़ी गड़बड़ छवि बनी थी मेरे दिमाग में। बता देंगे कि आपने कब देखा था? हमको याद नहीं है कब देखा था, बहुत बार देखा था, इसलिए एकदम करेक्ट याद नहीं है कब देखा था। कोई तमाम तरह से प्रताड़ित किया था। हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा था, जो डर गया सो मर गया। सास का जो स्वरूप आया था वो बहुत डरावना था। डॉक्टर साहब आपको डरते हैं और सवेरे उठ के जल्दी पहले वो चाय बनाते हैं, उसके बाद कहते हैं मैडम उठो चाय पी लो। डॉक्टर साहब तो खुद ही पढ़ रहे थे, तो वो क्या कराते। क्या मतलब पति पत्नी दोनों लोग साथ पढ़ाई करने लगे। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी, आप देख रहे हैं वार्ता हिंदी। हॉट टॉक के इस कड़ी में आज हमारे साथ एक विशिष्ट व्यक्तित्व रहेंगे। हॉट टॉक के एपिसोड को आप लोग पसंद कर रहे हैं। हॉट टॉक के एपिसोड पे आपकी राय आ रही है, कमेंट आ रही है। कुछ लोग अपने समर्थकों के लिए कमेंट कर रहे हैं तो कुछ लोग चैनल का आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारी पूरी टीम हमारे सभी दर्शकों के कमेंट का इंतजार कर रही है और बड़ी प्रसन्नता भी मिलती है जब आप हमारे काम की सराहना करते हैं या आलोचना करते हैं। हमने वार्ता हिंदी का आज 3,500 सब्सक्राइबर पूरा कर दिया है। वार्ता हिंदी के इस बैनर से आप सभी दर्शकों का विशेष आभार आज के दिन का है। आज हमारे साथ डॉक्टर पूनम राय जी रहेंगी। पूनम राय जी एक ऐसा नाम है, राजनीतिक नाम बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस नाम को राजनीति से जोड़कर जरूर देखा जाता है, क्योंकि समाज सेवा एक ऐसी रास्ता है जो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष, एक सामाजिक व्यक्ति यह सोचता है कि हम हो सकता है राजनीतिक हो जाएं, या फिर समाज के कुछ ऐसे बिंदु उस व्यक्तित्व को राजनीतिक बना देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति विशेष राजनीति के लिए समाज सेवा की शुरुआत नहीं किया था। कई मुद्दे हैं, कई बातें हैं, चटपटी बातें होंगी, जीवन से जुड़े चर्चाएं भी होंगी। आप वार्ता हिंदी के इस सेगमेंट में हम किसी भी एक गेस्ट से खुलकर बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हॉट टॉक का कोई वीडियो देखा आपने, कोई एपिसोड, कोई किसी का एपिसोड देखा आपने अभी तक? जी जी, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस तरह से लोगों के मन की बातों को, मन को कुरेदते हुए पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। मैं भी देखती हूँ, पब्लिक भी देखती है। लोग ये कहते हैं कि एक पत्रकार को ये नहीं किसी नेता से पूछना चाहिए कि आपकी शादी हुई है, आप मोहब्बत करते हैं, आप डांस करते हैं, आप पढ़ते लिखते कैसे थे, ये सब बातें पत्रकारों को नेता से नहीं पूछना चाहिए, ऐसा चर्चा है। आपको क्या लगता है कि पब्लिक तक सारी बातें पहुंचनी चाहिए? अब आप पत्रकारिता के फील्ड में हैं, पूछ रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ होगा सार्थकता इसका। मैंने एक शब्द कहा कि आप सबके मन को कुरेद लेते हैं, मन के भीतर छिपी भावनाओं को जान लेते हैं। यह भी एक कला है। बहुत सारी बातें लोग छुपा के रखते हैं, लेकिन आप इस तरह से पूछते हैं कि लोग शेयर कर लेते हैं। चलिए, बहुत आभार आपका। आप चैनल के लिए क्या कहेंगी? चैनल के द्वारा हॉट टॉक का यह एपिसोड किस गति में, किस दिशा में कार्य कर रहा है? अच्छा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है? अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। आपके चैनल की सराहना हो रही है। वार्ता हिंदी इस समय सभी लोग देख रहे हैं। हमारे पास भी आता है, हम भी देखते हैं। नहीं टाइम मिलता है, रात में जग के देखते हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है? जी जी। चलिए, तो आज आपके विषय में कुछ बातचीत होगी, बड़ी पसंद आएगी, ये हम दावा कर रहे हैं। डॉक्टर पूनम राय कौन है? बड़ी चर्चाएं हैं डॉक्टर पूनम राय की, हर जगह की। पूनम राय जी भाजपा के नेता हैं, पूनम राय जी समाज सेवी हैं, पूनम राय जी शिक्षिका हैं, पूनम राय जी डॉक्टर साहब की पत्नी जी हैं। कौन है पूनम राय जी? डॉक्टर पूनम राय एक सशक्त नारी हैं। जिस सशक्त नारी की ज़रूरत है समाज को, वह सशक्त नारी हैं, जो हर फील्ड में अपना काम करती हैं, अपने दायित्वों को बखूबी निभाती हैं। और इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, परेशानी होती है, लेकिन उसके बावजूद मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर जगह पहुंच पाऊं। एक सफल पत्नी, एक ममतामयी माँ, एक समाज सेविका। आपने शुरू में कहा है कि डॉक्टर पूनम राय की चर्चा है। देखिए, हमारा बैनर वहीं पहुंचता है जिसकी चर्चा कहीं ना कहीं होती है, तो उसको सही चर्चा हो रही, गलत चर्चा हो रही, वो दर्शकों तक हम पहुंचाते हैं। तो हमको लग रहा है आपकी बातों से कि मैं सफल हूँ इस फील्ड में, कि लोग मेरा अनुकरण कर रहे हैं, करते हैं। ये आप पत्नी थी, घर में देखने के बाद ये पीछे आप देख रहे हैं सोफा वोफा लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है समृद्धि भी होगी। एक अच्छा परिवार मिला आपको,
क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि आप धूप, ठंडी, बरसात जा रही हैं, कहीं कंबल बाँट रही हैं, तो कहीं कलम बाँट रही हैं, तो कहीं किताब बाँट रही हैं, तो कहीं जाके दिन भर बच्चों के साथ पढ़ा रही हैं। ये क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों जाती हैं? आराम से मौज करिए, एसी चलाइए, सोइए, क्या दिक्कत है आपको? ये आवश्यकता नहीं है, ये भावनाएं हैं जो समय समय पे जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ मैं खड़ी। मैंने एक शब्द कहा कि जहाँ ज़रूरत हुई मैं अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की है। मैंने घर को सजा लिया, परिवार को बना दिया, संस्कार बच्चों में भर दिया, पति को उनका भोजन, उनका मान सम्मान, उनके कपड़े सब कुछ कर लिया। अब लगा कि समाज को मेरी ज़रूरत है। जीवन के एक ऐसे पड़ाव पे अब हम लोग पहुंचने वाले हैं कि समाज के लिए जीना चाहिए, अपने लिए तो बहुत जिए। एक गाना है ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो वही भावनाएं हैं कि अपने अपने के लिए तो सारे लोग कर रहे हैं, हमने भी किया जब ज़रूरत थी। जब बच्चों को माँ की ज़रूरत थी, उनको माँ के स्नेह की, प्रेम की, संस्कार की, शिक्षा की, मैंने वो किया। शादी विवाह बच्चों का कर दिया, जिम्मेदारी मुक्त हो गई। अब वो अपने अपने में रम रहे हैं धीरे धीरे। और अगर मैं उसी माया मोह में खुद को भटका फंसाए रहूँगी तो माया तो जकड़े ही रहेगी ना। फिर धीरे धीरे मुझे लगा मुझे समाज के लिए जीना चाहिए। और कोरोना काल ने मुझे इस कार्य के लिए कूद पड़ने की नसीहत दिया कि अब वो समय आ गया है कि जब आप घर से निकलो समाज के लिए करो। पीड़ा तो बहुत दिन से धीरे धीरे थी, पर कोरोना जब आया तो ये लगा कि अब हमको कुछ करना चाहिए। क्योंकि बचपन में मैंने सुना था कि हैजा और प्लेग जैसी बीमारियां आती हैं, गांव के गांव साफ हो जाते हैं। उस समय मेरे अंतर्मन में यही पीड़ा आई कि अब कोरोना आया है। चीन की स्थिति पूरा मीडिया के द्वारा पता चल रहा था। लगा अब कुछ करना चाहिए, तो मैंने शुरू किया और अब कदम पीछे नहीं करने हैं, अब समाज सेवा ही करनी है। समाज सेवा और राजनीति टकरा जाती है आपस में। समाज सेवा करते करते लोग नेता बन जाते हैं, फिर नेता जब बन जाते हैं तो समाज दूर हो जाता है उनसे, वो गरीब उनसे दूर हो जाते हैं, वो ज़रूरतमंद उनसे दूर हो जाते हैं। नेताजी के फॉर्च्यूनर का शीशा नीचे नहीं उड़ता है और रोड पर वही गरीब फिर अपने कटोरी से भीख मांगता मिलता है। नेताजी शायद पहचानते नहीं है जहाँ पैर छू के वोट मांगने गए थे। तो ये समाज सेवा का राजनीतिक समीकरण जो है, इसको आप एज ए शिक्षक मैं पूछ रहा हूँ, नेता नहीं पूछ रहा हूँ, समाज सेवी नहीं पूछ रहा हूँ। एक शिक्षक होने के नाते इस समाज सेवा का राजनीतिक समीकरण आपको क्या समझ में आता है? समीकरण अब ये है कि समाज सेवा और राजनीति एक दूसरे के पूरक ही हैं, लेकिन मैं ऐसी राजनीति नहीं पसंद करती हूँ कि जो लक्ष्य है वही भूल जाए आदमी। जिस लक्ष्य को लेके चला था उस लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। अगर असहाय, दलित, कमज़ोर वर्ग को मदद पहुंचाने का जिम्मा मैंने लिया है, तो मेरे हाथ में अगर पावर आ जाती है तो और बढ़िया से करें और अच्छे से उसको करना चाहिए ना। भूल क्यों जाते हैं? अब वही एक शब्द मैंने और कहा था कि माया जो है जकड़े रहती है, तो यह माया ही है। लोग अपने अपने में फंसे रह जाते हैं, समाज को भूल जाते हैं। और दूसरी भौतिकवादी प्रवृत्ति लोगों की बढ़ती जा रही है, और यह जो है किस चरम तक भौतिकतावादी सोच जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। कई लोगों में ये भी चर्चा है कि आप अपना राजनीतिक परचम बढ़ाने के लिए, पोजीशन बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं किसी जुगाड़ को सेट करने के लिए आप समाज सेवा कर रही हैं, कुछ न कुछ लाभ लेंगी आप। देखिए, तो लोगों का काम है, कुछ न कुछ तो लोग कहते ही रहेंगे। हमने अपने मन की बात आपसे बताया कि मेरे अंतर्मन ने इस बात को स्वीकारा कि अब हमें समाज के लिए करना चाहिए। अगर समाज का काम करते करते मुझे कहीं लाभ मिल जाए तो अगले को, किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन मेरे मन में कोई ऐसी भावना नहीं है कि लाभ के लिए मैं कर रही हूँ। अभी मैं जो मेहनत करती हूँ, जहाँ तक मुझे अच्छा, ज़बरदस्ती तो कोई मुझे कराता नहीं है कुछ भी, मैं स्वेच्छा से करती हूँ। जो भी दान पुण्य मेरे समझ में आता है, चाहे वह गोवंशों की सेवा हुई, चाहे कंबल वितरण का कार्यक्रम होता है, चाहे बालिकाओं के लिए कुछ कर पाती हूँ तो करती हूँ, चाहे नारियों के लिए, जहाँ भी मुझे दिखता है कि करना चाहिए कुछ समाज के लिए, वहाँ मुझे आगे बढ़ना है। कोरोना सवेरे से शाम तक कई गेटअप में आप होती हैं। कभी डंडा लेके टीचर बन जाती हैं,
तो कभी गृहिणी रहती हैं, तो कभी मम्मी बन जाती हैं, सास भी बन जाती हैं, तो कैसे मैनेज होता है पूरा दिन? हो जाता है। अब देखिए, टीचर तो बनना ही है क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, वो तो मेरा मुख्य काम है, सबसे प्रमुख काम तो वही है, जी। तो वो तो करना ही है। और गृहिणी हूँ, हेल्प लेती हूँ, थोड़ा सा किसी और से हेल्प लेना पड़ता है, लेकिन बखूबी कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। सास बहू में नोक झोंक होता है, आप और आपकी जो पुत्रवधू हैं, तो अब आप सास हैं, तो कभी आपने हंटर लेके आप खड़ी हुई किया है ऐसे नहीं ऐसे करो? अरे नहीं, अब तो ज़माना ही नहीं रहा। अब बहू जो है बेटी बन के आती है, और जिस दिन से मैं ब्याह करके ले आई हूँ बहू को, बहू खाली कहने के लिए है, बेटी जैसे उसे सारी स्वतंत्रता, सारी स्वच्छंदता प्राप्त है। और उसे भी कभी नहीं लगा कि मैं सास के साथ हूँ, मुझे भी कभी नहीं लगा कि बहू के साथ हूँ। और दूसरी बात जो है कि साथ में एक तो रहना नहीं है, बहू इतनी दूर रहती है, 4 दिन के लिए आती है, तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी ही आ गई है मायके में। जी। तो इस समाज में आप सामाजिक हैं, आपको सुनने में भी आया होगा, आपके पीठ पीछे भी चर्चाएं होती हैं कि एक महिला जब घर से की दहलीज से कदम निकालती है सामाजिक जीवन को स्वीकार करते हुए, उसके जीवन में कितने चैलेंजेस आ सकते हैं। स्थितियां इस समय बड़ी गंभीर हैं, जबकि हर पार्टी महिला सशक्तिकरण, विभाग महिला सशक्तिकरण, सरकारी तंत्र महिला सशक्तिकरण, एनजीओज महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं। लेकिन वाकई में अंदर पर्दे के पीछे की कहानी क्या है कि जब एक महिला जब समाज में जाती है तो क्या क्या चैलेंजेस उसके पास आते हैं, समाज को क्या कुछ दूर करना चाहिए? जो भी चैलेंजेस आएंगे हमको उनका सामना करना चाहिए। और चैलेंज आता है तो उसे घबराना नहीं चाहिए। एक बात मैं अपनी शिष्याओं को या समाज में मिलने वाले लोगों को, महिलाओं को बताती हूँ कि जब आत्मबल का मजबूत व्यक्ति होता है तो वह जीवन में कोई भी समस्या आती है, कोई भी चैलेंज आता है, उसे आसानी से हल कर लेता है। और आत्मबल को जो कमज़ोर होते हैं वही लोग घबराते हैं, भागते हैं। तो मैं आत्मबल की बहुत ही धनी हूँ और कभी मुझे डर नहीं लगता किसी से। और जीवन के ऐसे पड़ाव पे पहुँच गई हूँ कि घर के लोग भी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं हमको। घर के लोग भी कभी ऐसी कुछ बात नहीं कहते हैं कि मुझे कहीं से हीन ग्रंथि आए या कुछ हो। और समाज में भी अभी तक तो किसी को फेस नहीं करना पड़ा इस तरह से। ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं, होता तो है, होता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उसको फेस भी करते हैं। तो इसके लिए वही है कि आत्मबल का मजबूत होना चाहिए। जी। कैसे लोगों को कनेक्ट कर पाती हैं? कैसे पता चलता है कि कहीं किसी के पेट में भूख ने उसको जकड़ा हुआ है, कहीं किसी को ठंडी लग रही है, कहीं किसी गरीब बच्चे को कलम की ज़रूरत है? कैसे सूचनाएं मिलती हैं आपको? मीडिया, आप लोग की महती भूमिका इसमें है। पत्रकारों के द्वारा पता चलता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है। आज की बात है, गोविंद साहब मेला चल रहा है, लगभग 15 दिन हो गए होंगे। 2 तारीख से स्टार्ट है, 2 तारीख से मेला स्टार्ट है, पर अभी तक कंबल वितरण वहाँ नहीं हुआ। हुआ था क्या? नहीं, गोविंद साहब में नहीं हुआ कि कोई नेता नहीं पहुंचा? कोई नेता नहीं पहुंचा। मेरे दिमाग में पीड़ा थी कि वहाँ भी मेला में बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, हर वर्ग के लोग रहते हैं, साधु संत महात्मा, वहाँ वितरण होना चाहिए। शासन की तरफ से भी कंबल बढ़ता है, बटेगा, पर अभी तक वहाँ की न्यूज़ कोई मुझे नहीं मिली, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, बराबर देखती रहती हूँ। अब यह पीड़ा थी कि वहाँ कंबल बटना चाहिए। मैंने कंबल मंगाया और आज वितरण किया। आज की दशा में ये चीज़ देखा जा रहा है कि आपकी तो खैर चर्चाएं ज़्यादा हैं, वीडियो और फोटो कम आते हैं। आप एक चीज़ देखा जाता है कि लोग समाज सेवा के साथ साथ आज के समय में ऐसा है कि पहले फ़ोटो खिंचवाते हैं कि ये, और मैंने आपको कंबल दिया है और आप मेरे साथ पहले फ़ोटो खींचो। और आप पत्रकार भाइयों का और सोशल एक्टिविटीज़ लोगों का ये कहीं ना कहीं आरोप रहता है कि आप सब कुछ कर डालती हैं, बुलाती किसी को नहीं है, बाद में बताती हैं भैया यहाँ गए थे हम। जी क्योंकि मैं इसको दिखावा नहीं मुझे पसंद है। मैं सच में चाहती हूँ कि पहुँचे मदद, और पात्रता देखकर ही मैं कहीं भी कुछ करना होता है। तो ये नहीं कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए, मुझे लगती है यहाँ ज़रूरत है तो वहाँ जाना चाहिए।
और उस ज़रूरत को कोई ज़रूरी नहीं कि हाईलाइट हो, लेकिन उसी में जैसे कुछ काम होता है, एक दो लोग की निगाह पड़ जाती है, कोई फ़ोटो ले लिया, फिर फैल जाता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है। शादी के पहले पूनम राय कैसी थी? ऐसी ही जैसी आप देख रहे हैं। तो कहाँ पढ़ाई हुई, कैसे शुरुआत हुआ, कुछ बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादें? जी, मैं गोरखपुर ज़िला में कौड़ी राम एक स्थान है, वहाँ पर मेरा मायका है और कौड़ी राम में ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। और पढ़ाई लिखाई क्या, हम लोग के समय में तो बहुत जल्दी शादी विवाह हो जाता था। इंटर के बाद ही जो है मेरी शादी हो गई। डॉक्टर साहब मिल गए आपको? जी, डॉक्टर साहब मिल गए, फिर मेरी बाकी की पढ़ाई अपने ससुराल में हुआ। डॉक्टर साहब ने पढ़ाई कराया आपकी? डॉक्टर साहब तो खुद ही पढ़ रहे थे, तब वो क्या कराते अच्छा, मतलब पति पत्नी दोनों लोग साथ पढ़ाई करने लगे। वो क्या कराते, हो तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मेरी ससुराल, मेरे इनलाज बहुत ही अच्छे थे। देखिए तस्वीर मेरे सामने है। जब भी प्रातः स्मरणीय बाबूजी, माताजी हैं, माताजी ने कभी मुझे ये बोध नहीं होने दिया कि मैं घर की बहू हूँ। पिताजी ने अपने बच्चों को जैसे पढ़ाया, उसमें डॉक्टर साहब रहे हों, चाहे उनके छोटे भाई, चाहे उनकी बेटियाँ, उसी तरह से मेरी पढ़ाई का भी ख्याल रखा गया। और इन लोग का पुण्य प्रताप है कि मैं ससुराल आने के बाद बीए, बीएड, 3 विषय से एमए, पीएचडी तक की पढ़ाई पूरी की। ऐसे सास ससुर और परिवार भगवान सबको दें, सभी औरतों को ऐसे परिवार मिले। आपकी आंखें भर रही हैं। जी, मैं भावुक हो रही हूँ। पिताजी नहीं हैं पर मैं भावुक हो रही हूँ कि ऐसा परिवार मिले कहाँ से। ये लोग देवता थे, देवता थे। और अभी जो मेरा परिवार है वो भी सब लोग देव स्वरूप है। जी, कभी ऐसा लगा कि आपको इंटर में ही सौंप दिया गया, डॉक्टर साहब के साथ शादी करा दी गई, अपनी ज़िंदगी आप नहीं जी पाई, आपको और पढ़ना था, घर पे स्वच्छंद रहना था, एक बाउंडेशन से दूर रहना था, कुछ ऐसा कभी जीवन में नहीं लगा? नहीं, कभी बाउंडेशन थी ही नहीं। यहाँ तो मैंने एंजॉय किया, यहाँ मैंने एंजॉय किया परिवार के साथ, उन्हीं सास ससुर ननद देवर के साथ। मैं हंसते हुए सब काम भी करी और पढ़ाई भी साथ में जारी रखी। कभी कोई दिक्कत नहीं आई, कभी कोई समस्या नहीं आई। और मैं अपने बच्चों को या अपने मतलब मिलने वाले लोगों को यह मतलब सुझाव देती हूँ कि जब आदमी सकारात्मक सोच के साथ चलता है तो ये सब कोई चीज़ बाधाएं नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे, आप इस उम्र में नहीं कर सकते हैं, आप शादी के बाद पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आप खाना बना के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप पॉजिटिव वे में सारी चीज़ों को लेंगे तो सब कुछ आसानी से रास्ते बनते जाते हैं। और निगेटिविटी जैसे ही भरी, जब आप निगेटिव माइंड से काम करेंगे तो क्या होगा, आपका मन ही नहीं लगेगा। पढ़ने बैठेंगे तो कुछ निगेटिविटी आ जाएगी, आप ध्यान ही नहीं लगेगा। खाना बनाने जाएंगे तो वहाँ भी नहीं मन लगेगा। तो इस तरह से, लेकिन हम लोग कभी हंसते हुए सारा काम किए, क्योंकि माहौल ऐसा था कि मेरे ननद देवर सारे लोग पढ़ाई कर रहे थे। उन्हीं के साथ वो लोग भी हमारे साथ सहयोग करते थे काम में, साथ में काम किए, साथ में सब लोग अलग अलग टेबल चारपाई जहाँ जिसको जगह मिली अपनी अपनी बुक खोला, बैठ गया पढ़ने। होड़ लगती थी। ये देखिए घर की चुगलखोरी हम आपको बता रहे हैं। ये भी चर्चा है कि डॉक्टर साहब आपको डरते हैं और सवेरे उठ के जल्दी पहले वो चाय बनाते हैं, उसके बाद कहते हैं मैडम उठो चाय पी लो। ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि चुगलखोरी नहीं है। सुबह की चाय डॉक्टर साहब ही बनाते हैं, मैं पीती हूँ, वो भी पीते हैं, साथ में बैठ के बच्चे भी पीते हैं। और सुबह की ब्लैक टी एक बनती है जो डॉक्टर साहब बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पूरे दिन की मैं बनाती हूँ। क्या सवेरे सवेरे यानी डॉक्टर साहब चाय बनाते हैं? बना देते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने ये कहा। कभी डॉक्टर साहब ये नहीं कहे कि बताओ यार, हम आज की स्थिति को मैं आपसे जोड़ के बता रहा हूँ, आप चूंकि आप सामाजिक हैं इसीलिए प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। कभी आपको डॉक्टर साहब ने नहीं कहा कि यार बताओ आप पत्नी हमारी है, हमको चाय बनाना पड़ता है? ऐसी भावना ही नहीं आई, ऐसी फीलिंग ही नहीं कभी आई हम तुम वाली बात। डॉक्टर साहब की आदत है, रात में भी उठते रहते हैं, पेशेंट देखते रहते हैं। उठे उसी क्रम में 5 बजे 4 बजे कोई आया, उठे। कोई फिक्स नियम नहीं है कि चाय कितने बजे बननी है, 5 बजे भी बन जाती है, कभी 6 बजे भी बन जाती है, लेकिन सुबह की चाय वो बना लेते हैं। तो कभी ऐसा लगा जीवन में डर गई हूँ आप कि अब क्या करें हम, इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है, अब इसका क्या है? कभी ऐसा जीवन में कभी आया लगा? कभी नहीं, कभी मैं डरी ही नहीं। हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा था, जो डर गया सो मर गया, और इसको मैंने वो कर लिया, कंठस्थ कर लिया।
कि जो डर गया, डरना तो कतई नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं। किस बात का डर? कभी मैं डरी ही नहीं, किसी से नहीं डरी हूँ। और उसी तरह भगवान की कृपा मुझ पर बरसती रही कि कभी ऐसा कोई सामना नहीं करना पड़ा किसी चीज़ का। पिक्चर देखते हैं, कोई मूवी फिल्म? ऐसे कोई हैबिचुअल नहीं हूँ। कभी देखा कोई? फुर्सत नहीं, पिक्चर तो बहुत सारी देखी गई है। डॉक्टर साहब के साथ हॉल में कब पिक्चर देखा था आपने? डॉक्टर साहब के सिनेमा घर में डॉक्टर साहब के साथ आपने पिक्चर कब देखा था? मेरे पास डेटा है, हम वो बता देंगे कि आपने कब देखा था। हमको याद नहीं है कब देखा था, बहुत बार देखा था, इसलिए एकदम करेक्ट याद नहीं है कब देखा था। कोई फिल्म ऐसी है जो कहीं ना कहीं अंतरात्मा में बसी कि ये स्टोरी सही है, एक्टर सही है, ये एक्ट्रेसेस सही है? हम शादी के पहले एक मूवी देखे थे, 100 दिन सास के 1 दिन बहू के। और मूवी चलती रही और मैं रोती रही। और मैं सोचती थी कि सास का जो स्वरूप आया था वो बहुत डरावना था। 100 दिन सास के मूवी में सास जो अपनी बहू को अरे बहुत परेशान करी थी, जलती हुई लकड़ी से लगा दी थी पैर में, उसके तमाम तरह से प्रताड़ित किया था। तो सास की तो एक बड़ी गड़बड़ छवि बनी थी मेरे दिमाग में। हमारे साथ कहीं नहीं ऐसा ऐसा सास नाम को मिल जाए। जी जी, छवि खाली गड़बड़ बनी थी। और वो सब देख करके ये लगा कि सास से डरना है हमको। लेकिन जब मेरी शादी हुई, मैं ससुराल में आई और सास ससुर को देखा, मिला, तो मेरी सारी भ्रांतियाँ दूर हो गई। उसके बाद से जब भी कोई लड़की सीरियल और टीवी पर ज़्यादा ध्यान लगाती है तो मैं उसको ये सजेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा मत देखो, ये दिमाग ख़राब करते हैं। सीरियल देखना जो है दिमाग ख़राब करने का काम है, इसमें खाली झगड़े बताते हैं सब लोग। आप उसको देखिए मत, क्योंकि मान लीजिए मैं तो उस नेगेटिविटी की शिकार नहीं हुई, पर कोई और रहता तो शायद हो ही जाता। तो मैं मना करती हूँ कि कम देखना चाहिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, टीवी यहाँ लगी है, टीवी एक मैंने किचन में भी लगवा रखी हूँ, लेकिन दोनों जगह खाली न्यूज़ चैनल उसमें वो है, सब्सक्राइब है, न्यूज़ चैनल ही आते हैं, क्योंकि न्यूज़ नाटक कम देखे हैं। हाँ, सब फालतू बातें हैं। तो कोई गाना जो जीवन से जुड़ा हुआ हो, जो कभी गुनगुना लेती है अकेले में, कभी कुछ सोच रही हो तो गुनगुना लिया आपने? जी जरूर होता है। जी, मैं जब भी, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, काजल फिल्म का है। फिल्म तो देखा है मैंने, फिल्म हॉल में तो नहीं देखा, पर टुकड़े टुकड़े में कई बार मैं देख लिया है। पर उसका जो गाना है मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसको ही गुनगुनाती हूँ जब भी अकेले। गुनगुना दीजिए, दर्शक इंतजार में बहुत देर से देख रहे हैं इस वीडियो को, जी। तो गुनगुना दिए थोड़ा सा। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए रे, तेरा मन दर्पण कहलाए। ये बस गया आपके दिल में? जी जी, मन ही सब कुछ है, मन ही है। मन को जब पॉजिटिव सकारात्मक मोड पे आप रखें, सब कुछ सही होता जाता है। मन नेगेटिविटी की तरफ बढ़ता है, सब कुछ गलत लगने लगता है, दुखी हो जाता है। पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा मस्त रहेंगे, व्यस्त रहो मस्त रहो वाले फार्मूले चलते रहेंगे। कोई लेखक जिसके कथानक आपको बड़े पसंद हो? अब लेखक तो हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। मैं एक आध्यात्मिक महिला हूँ और सन 80 में से ही मैं गायत्री जप करने लगी। तो घर में हमारे माता पिता सब लोग दीक्षा ले रहे थे। दीक्षा तो तब मैंने नहीं लिया, लेकिन तभी से जो है गायत्री जप मेरा शुरू हो गया। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तकें मैं पढ़ने लगी, उन्हीं के स्टिकर, उन्हीं के सद्वाक्य और उन्हीं के बताए दिशा निर्देश पे मैं चलती हूँ। कोई राजनीतिक चेहरा जो आप उसके मार्गदर्शन पे चलना चाहती है, उसके पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं? कोई राजनीतिक चेहरा? हमको जो, मतलब मैं लेडीज हूँ, महिला हूँ, तो मुझे सुषमा स्वराज जी मेरी आदर्श रही। और जब भी सुषमा स्वराज जी का कोई उद्बोधन आता था टीवी पे, तो मैं उस समय एकदम मूक दर्शक बन के देखती थी कि कितना अच्छा बोलती हैं। उनका चाल चलन, बोलना, पहनावा, सब कुछ मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और काफ़ी कुछ उनसे मैं प्रेरणा ली। अपने कार्यालय में भी मैंने सुषमा स्वराज जी का फ़ोटो सामने ही लगा के रखा है। और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी जी मुझे बहुत प्रभावित किए। जी।
अटल बिहारी वाजपेयी जी साहित्य के बहुत प्रेमी थे, पत्रकार भी थे, हमारे शीर्ष भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को वार्ता हिंदी की तरफ से नमन है। और चूँकि एक पत्रकार से राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने की, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द आज भी संसद में कहीं न कहीं गूंजते हैं, और लोगों को ज़रूर एक बार उनको देखना चाहिए, सीखना चाहिए। ये वार्ता हिंदी अटल बिहारी वाजपेयी पर एक ज़बरदस्त एपिसोड जल्द ही लाने वाली है। आप लोग देखिए, आपको मिलेगा कि हमारे बिहारी जी कैसे थे। बिहारी जी साहित्य प्रेमी थे, तो आप भी कहीं ना कहीं साहित्य से आपका जुड़ाव है, इसीलिए। जी, मैं हिंदी साहित्य से एमए करी हूँ और पीएचडी करी हूँ। थीसिस मेरा पद्माकर के ऊपर है। तो मेरा कविता में मतलब मन लगता है, कहीं भी कवि सम्मेलन वगैरह होता है तो मैं उसको ज़रूर सुनना चाहते हैं। अभी आप कोई कवि जो पसंद हो, जिसकी लाइनें आपको याद हो कुछ? जी, इस समय गजेंद्र प्रियांशु जी। बाराबंकी वाले। मैं उनके जब भी रात में थोड़ा सा टाइम रहता है, नींद नहीं आती है कुछ ऐसे, तो मैं उनके गीतों को सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना। आवाज़ भी उनकी बहुत अच्छी है और गीत के बोल भी। देखते थे बहुत, अब की देखे गए नेताजी हैं। ये बहुत सारा है। तो अगर वार्ता हिंदी पर प्रियांशु गजेंद्र जी का इंटरव्यू हो तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो हम आपको पहले से ही बधाई दें कि इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, और गजेंद्र प्रियांशु जी जल्द ही इस माइक के बगल में बैठे होंगे, और उनसे ज़रूर हम जाके कहेंगे कि आपके एक बहुत बड़े प्रबल समर्थक और श्रोता जो है, उनका इंटरव्यू भी इस चैनल पर चला था। जी, बहुत अच्छा। प्रियांशु जी भी शिक्षक हैं, वो भी एक विद्यालय में अध्यापक हैं, और एक छोटी सी उनकी दुनिया है। बहुत बड़े बड़े मंचों का पर वो शरीक हुए हैं, लेकिन बहुत ही सामान्य व्यक्तित्व हैं। नेताजी कह लें आपको? आप स्वतंत्र हैं, चाहे जो कहें आप। ऐसा नहीं, आप नेता ना हो, हम जबरदस्ती कह लें तो फिर कल को आप FIR करा दीजिए। मैडम जी कहिए, क्या जरूरत है? मैं तो प्रिंसिपल हूँ एक स्कूल में, मैं नेता बनी कहा हूँ अभी। मैडम बनने का शौक कुछ बनना चाहते हैं? नहीं, समय आएगा। समय तो सबसे बड़ा मरहम होता है, समय ही सबसे बड़ा ज़रूरत होता है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी देखा जाएगा। इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद किसे देना चाहती हैं? आपके जीवन का कोई एक ऐसा व्यक्तित्व हो जिसको आप धन्यवाद देना चाहती हैं। इस चैनल के माध्यम से कौन है आपके जीवन का सबसे अच्छा व्यक्तित्व जिसको आप धन्यवाद देना चाहते हैं? सबसे अच्छे व्यक्तित्व तो मेरे जीवन सहचर डॉक्टर SK राय, जो हमारे हर सुख दुख में शरीक हुए और उसको दूर करने का प्रयास किए और साथ साथ चलते रहे। मैं चाहे जहाँ खड़ी थी, हमेशा उनके सहयोगी के रूप में उनको अपने साथ पाया, तो मैं उन्हीं को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी तक की हुई बातचीत में आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल लोगों को देखना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। हमने तो बहुत पहले ही कर दिया था, और लोग को भी करना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे प्रश्नों का आपने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया, और आपके उज्जवल भविष्य की वार्ता हिंदी कामना करती है। हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। अग्रिम 2023 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल मंगल हो, बीता हुआ साल आपका मंगल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। नमस्ते।